वेल जस्ट 1 मिनट मोर बेटा, आई हैव टू से दैट ऑल अगेन बिकॉज मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। तो जरा प्लीज मुझे अभी रिकॉर्डिंग करनी है, इसलिए मैं एक बार दोबारा बोल रही हूँ। हर मैटर एटम्स से बनता है। एटम्स फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनते हैं, और साथ में एटम्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बैठे होते हैं, और शेल्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स उनको रिवॉल्व करते हैं। तो शेल्स के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं दे आर न्यूट्रल इन नेचर। अब फर्दर हम इसके और डीप में जाके बात करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट शेल्स के अंदर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखते हैं रिवॉल्व करते हुए। शेल्स एक्चुअली दे आर कंपोज्ड ऑफ सबशेल्स। सबशेल्स के अंदर होते हैं बेटा ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर एक्चुअली आपका इलेक्ट्रॉन रहता है। ये इलेक्ट्रॉन का एक कंप्लीट एड्रेस है बेटा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में अगर आप अपने एड्रेस को या अपने किसी फ्रेंड के एड्रेस को गूगल करते हो, तो हाउ डू यू फीड? आप सबसे पहले क्या करोगे? द कंट्री, द ओरिजिन, वो कहाँ का है। या कॉन्टिनेंट से भी चलो, तो आप कॉन्टिनेंट से चले तो मान लो एशिया आ गया, तो एशिया के अंदर कौन सा कंट्री है? लेट्स से इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर कौन सा उसका शहर है, कौन सा उसका सिटी है, आप इसके बारे में बात करो। या कौन सा स्टेट है? स्टेट में आ गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपका जो हाउस नंबर है या आपका जो रेसिडेंस एड्रेस है, आप उसे जो भी करके भरोगे तो सो ऑन। जैसे आपने मेरठ का ही करा तो मेरठ में ये। फिर कौन सा उसके अंदर आपका घर का नंबर है, लाइक इफ आई से मेरा है GP32, तो आई वुड से GP32। तो दिस इज ऑल द वे कि आप अपना एड्रेस डिफाइन करते हो, इजंट इट? ऐसी एक इलेक्ट्रॉन तक सही मात्रा सही एंगल से अगर आपको पहुंचना है, यू नीड 4 स्टेप्स टू फॉलो। फर्स्ट यू शुड नो द शेल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। उस शेल के अंदर बहुत सारे सबशेल्स होते हैं बेटा, तो आपको सबशेल के बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में बताओ। फिर वो सबशेल में किस ऑर्बिटल के अंदर है इलेक्ट्रॉन, वो बताओ। और फिर वो इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है ये बताओ, कैसे घूम रहा है ये बताओ। आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग, बट एकदम से सारी चीजें एक साथ नहीं बताऊंगी। धीरे धीरे सारी बातें अपने दिमाग में एक्सेप्ट करो। तो लेट्स स्टार्ट दैट अगेन देयर। शेल्स जो होते हैं ये होते हैं हमारे पास KLMN, यानी जो हमने अभी एटम बनाया उसका फर्स्ट शेल होता है ये K। न्यूक्लियस के बाद बेटा जो फर्स्ट शेल होता है उसे आप K कहते हो। फिर नेक्स्ट शेल को L कहते हो, नेक्स्ट शेल को उससे M कहते हो, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट M हो गया, तो KLM। मैं इन्हीं शेल्स को यहाँ पे लिख रही हूँ, कैपिटल में लिखना, कभी छोटा नहीं लिख सकते। KLMN ये होते हैं हमारे पास सारे शेल्स। आप लोगों ने बचपन में इसे कभी ऐसे नंबर किया था बेटा, n=1, n=2, n=3, यानी K shell was numbered as n=1, L shell was numbered as n=2, M shell was numbered as n=3। आपने इस तरह से इसे नंबर किया था। तो मैं वही चीज यहाँ पे लिख रही हूँ, n=1, n=2, n=3 and n=4। Got it there? And so on this numbers goes। इसलिए हम कहते हैं क्योंकि नंबर्स लिमिट नहीं रखते, नंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए शेल्स की भी कोई लिमिट नहीं है। दे गो ऑन ऐसे चलते चले जाते हैं, इजंट इट देयर? अब ये तो हुए सारे हमारे शेल्स। अब शेल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? सबशेल्स। नाउ लेट्स लर्न सबशेल्स क्या है। सबशेल्स होंगे ये जो शेल है जिसका नंबर 1 दे रखा है, दैट इज के शेल। जो उसका नंबर है उसके अंदर उतने ही सबशेल्स है। If it is 1, then it has 1 subshell. If L का नंबर 2 है तो इसके अंदर 2 सबशेल है। M का नंबर 3 है तो इसके अंदर 3 सबशेल है। N का नंबर 4 है तो इसके अंदर 4 सबशेल है। इज दैट क्लियर? और अगर मैं आगे लिख लूं n=5 पे आ जाऊं तो उसके अंदर कितने सबशेल्स हैं? 5 सबशेल्स हैं। ओके, द स्टोरी लाइन इज वेरी क्लियर बेटा, जैसा नंबर उतने सबशेल्स पाए जा रहे हैं। गॉट इट? तो लेट्स गो ऑन। तो इसके अंदर हमारे पास एक सबशेल है, इसके अंदर आई एम फ्रेमिंग 2 सबशेल्स हैं, इसके अंदर 3 सबशेल्स हैं, और इसके अंदर 4 सबशेल्स हैं। अब इन सबशेल्स को हम लोग स्मॉल s, स्मॉल p, स्मॉल d, स्मॉल f, स्मॉल g इन लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स का नाम तो सुना है बेटा, पूरे पीरियोडिक टेबल को जिसमें 118 एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं, उन्हें हमने 4 ब्लॉक्स में बांट रखा है। अगर आपको ऐसे कुछ थोड़ा सा याद आता हो, दिस इज S ब्लॉक, इधर आ जाता है P ब्लॉक, इधर आ जाता है D ब्लॉक, और यहाँ आता है F। ये S, ये P, ये D, ये F। तो आप कहेंगे मैम ठीक है, S P D F तो हमें दिख गए, व्हाट अबाउट दिस G सबशेल?
साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन इट बेटा। आगे चल के कभी आपकी केमिस्ट्री में आप प्रियोरिटी टेबल को बहुत एक्सपैंडेड रूप में देखोगे, एक जी नाम का ब्लॉक भी ऐड होगा। इज दैट क्लियर? हमारे पास जितनी नॉलेज है अभी तक 118 एलिमेंट्स की हैं जो इन 4 ब्लॉक्स में कवर हो गए, लेकिन अब जो 119th एलिमेंट डिस्कवर हो रहा है, 120 डिस्कवर हो रहा है, उन्हें कहाँ डाले? उसके लिए जी ब्लॉक कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो चुका है और वो अभी आगे बढ़ रहा है। इट्स इन प्रैक्टिस, नॉट येट कंप्लीटेड बट अभी चल रहा है। इज दैट क्लियर? तो अब हम कैसे याद रखेंगे? के शेल के अंदर जिसका हमने नंबर n इक्वल्स टू 1 रखा, उसके अंदर एक सब शेल है, उस सब शेल को आप कहोगे एस सब शेल, स्मॉल एस। एंड प्लीज डोंट ब्रेक द पैटर्न। एस के बाद पी बोलना, पी के बाद डी, डी के बाद एफ, एफ के बाद जी। आप अपने मन मुताबिक किसी भी लेटर को पिक नहीं करेंगे। ओके, यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली टू दिस पैटर्न। तो लेट्स से इसके अंदर एस सब शेल है, एल के अंदर लेट्स वर्क ऑन एस और पी है। अब इसके अंदर एम के अंदर एस पी डी है और एन के अंदर एस पी डी एफ है। और अगर मान लो मैं 5वां नंबर भी करूं तो एस पी डी एफ एंड जी लेटर। और बेटा अगर उसके आगे भी बढ़ जाए ना तो एच आता है, एच लेटर, एस पी डी एफ जी एच। यहां तक बहुत है, इतने तक कर लिया तो आपने बहुत कर लिया। मतलब यू आर वर्किंग नाउ ऑन फ्यूचर। अभी हमारे साथ प्रैक्टिकली इसका हमारे पास कुछ नहीं है सबूत, लेकिन हाँ इन्वेंशन होनी शुरू हो चुकी है और रिजल्ट्स भी आने शुरू हो चुके हैं। इज दैट क्लियर डियर? बट हम इस लेवल तक इसलिए रखेंगे, कॉम्पिटिशन में यहां तक आ जाता है। गॉट इट डियर? तो एस पी डी एफ जी एंड एच लेटर्स ये हमारे सारे क्या कहलाते हैं? सबशेल्स। इज दैट क्लियर बेटा? अब बात करते हैं ऑर्बिटल्स के बारे में। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्बिटल्स हियर, इसको कुछ तुम ऐसा समझो। फॉर एग्जाम्पल इफ somebody enters your room and he asks that he wishes to see you, ठीक है, वो आपसे मिलना चाहते हैं या आपको ही देखना चाहते हैं, तो व्हाट इज योर राइट एड्रेस? आप कहाँ मिलोगे? अपने रूम के अंदर ना? तो एक्चुअली ऑर्बिटल को वो समझो, ऑर्बिटल वो एग्जैक्ट पोजीशन है जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। इज दैट क्लियर? जैसे पूरी एटम के अंदर खो जाने से अच्छा ये है आप उस इलेक्ट्रॉन के रूम तक पहुंचो, और उस इलेक्ट्रॉन का रूम जो मैं आपको बहुत ले लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ, आप मत ऐसे बोलिएगा, मगर ऑर्बिटल वो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की संभावनाएं, प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। ठीक है? ऑर्बिटल कौन सा रीजन है बेटा? वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो मैं यहाँ लिख रही हूं, पहले आप ये चीज लिखिएगा, व्हाट इज एन ऑर्बिटल? An orbital is a place where the probability of is a region लिखना बेटा, not a place, is a region लिख लीजिएगा, is a region where the probability of finding the electron is maximum. ओके? अब सुनो, हर एस ऑर्बिटल के अंदर, सॉरी हर एस सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, इसे मैं आपको ऑड नंबर्स में सिखाना चाह रही हूँ। ठीक है? ऑड नंबर्स में 1 ऑर्बिटल होता है बेटा एस के अंदर। तो बताओ पी के अंदर ऑड नंबर पकड़ो, 1 के बाद कौन सा आता है? 2 तो इवन नंबर हो गया, तो 3 पकड़ेंगे, तो दैट इज 3। डी के अंदर बेटा 5, एफ के अंदर एंड सो ऑन बेटा, जी के अंदर 9 और एच के अंदर 11। ठीक है? जी के अंदर कितना होगा? 9 एंड एच के अंदर 11। इज दैट क्लियर बेटा? अभी हम उनका सिर्फ नंबर लिखेंगे। ऑर्बिटल्स बताओ, एस के अंदर एक ऑर्बिटल, एस के अंदर किसी का भी एस होगा उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल। पी के अंदर कितने बेटा? 3 ऑर्बिटल्स। एस के अंदर कितने? एक। पी के अंदर 3, डी के अंदर 5, एस के अंदर एक, पी के अंदर 3, डी के अंदर 5 और एफ के अंदर 7। इज दैट क्लियर बेटा? समझ में आ गई ये बात? बोलिए, इज एवरीवन क्लियर विद इट?
नाउ लिसन। तो अगर कोई आपसे अब ये क्वेश्चन पूछे, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन एल शेल, how many orbitals are present in L shell? So combine these two and tell me how many orbitals are present in L shell. There are 4 orbitals present in L shell. आई बात समझ में आप सबको? इफ आई से M शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो ऐड कीजिए इन तीनों को, क्या क्या आएगा बताइए? 5 + 3 + 1, 5, 6, 7, 8 और एक और आ गया, दैट इज 9। दिस इज हाउ यू हैव टू बी कैलकुलेटेड इनफ कि हमें कैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने हैं शेल्स के अंदर। देख बेटा, सब शेल्स के अंदर तो आपने सीख ही लिया ना, ऑड नंबर में याद रखना। पहले आपको पैटर्न याद करना पड़ेगा हमेशा, इसलिए मैंने कहा पहले एस बोलो, फिर पी बोलो, फिर डी बोलो, फिर एफ बोलो, फिर जी बोलो, फिर एच बोलो। SPDFG, see it's not hard to remember because SPDF तो periodic table होता है, 4 ब्लॉक्स होते हैं, तो ये तो हमें याद ही रहते हैं ना। SP and you should practice not saying like SDP, ना ना ना, ऐसे नहीं बोलना। You have to be saying that SPDF followed by G and H. Is that clear? बोलो जरा एक बार, SPDFGH, and now remember the odd number, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। कभी कोई आगे भी आ जाए, तुम्हें पता है तुम्हें अब किस नंबर पे आना पड़ेगा? 11 के बाद कौन सा आएगा ऑड नंबर? 13। आ गई बात समझ में आप सबको? गॉट इट डियर? अब बेटा ये जो है, इन ऑर्बिटल्स के अंदर कौन रहता है बताइए? इलेक्ट्रॉन्स। एक्सीलेंट, ऑर्बिटल्स के अंदर रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। नाउ लिसन टू मी। इलेक्ट्रॉन्स एक सेडेंटरी लाइफ नहीं जीता, वो एक जगह बैठा नहीं रहता। इलेक्ट्रॉन की नेचर में है घूमना, मतलब वो रिवॉल्व करता है। ये घूमने की नेचर पता है उसने कहां से पाई है बेटा? क्योंकि उसके ऊपर चार्ज बैठा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल के पास एनर्जी होती है, और जिसके पास भी एनर्जी है बच्चे, वो कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता, वो कभी भी एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता, वो हमेशा घूमता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का एक स्पिन होता है। क्या कहते हैं? स्पिन। अब नाउ लिसन टू मी प्लीज, बहुत ध्यान से। लेट मी कनेक्ट टू द प्लैनेटरी मोशन। आप सबको पता है सन के चारों ओर प्लैनेट्स घूमते हैं। चलो अर्थ की बात करते हैं, राइट? सन के चारों ओर अर्थ घूमती है, दैट इज हाउ अर्थ कंप्लीट्स 1 ईयर। 365 डेज में वो घूमती है, बल्कि 365 हम बोलते हैं जैसे पूरा राउंड अप करके, उसे 1/4 डे भी इंक्लूड करते हैं उसके अंदर। बट चलिए फिलहाल हम राउंड अप फिगर्स में बात करते हैं। 365 डेज में अर्थ रिवॉल्व करती है राउंड द सन। लेकिन अर्थ अपनी एक्सिस पे भी तो रिवॉल्व करती है ना। इलेक्ट्रॉन का भी यही मोशन है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर तो घूम ही रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर भी घूम रहा होता है। और जब वो अपनी एक्सिस पर घूम रहा होता है, तो वो 2 तरीके के स्पिन दिखाता है। या तो वो क्लॉकवाइज घूम रहा होता है अपने एक्सिस पर, या वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई जिस तरह से घूमती है उसे कहते हैं क्लॉकवाइज, और अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई घूमती है चीज, तो हम उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन का जो बेटा अपने एक्सिस पर, ऑन इट्स ओन एक्सिस, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ऑन इट्स ओन एक्सिस, वो 2 तरीके के मोशन दिखा सकता है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें ऑर्बिटल तक जब हम पहुंच जाते हैं, हमें इलेक्ट्रॉन दिख गया, तो लास्ट कमेंट हमें ये करना पड़ता है कि जिस इलेक्ट्रॉन को तुमने स्पॉट किया है, ऑर्बिटल के अंदर तुमने पाया है, वो इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है? तो ये मैंने आपका बेस बना दिया फॉर द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट राइट नाउ। पुट डाउन द हेडिंग नाउ, क्वांटम नंबर्स।
quantum numbers. Let's talk about what do we mean by quantum. पहले मैं एक मिनट आपको बता दूं इससे लिंक कैसे है. क्वांटम शब्द का मतलब होता है एक बहुत छोटा पार्टिकल, एक बहुत छोटी चीज, ठीक है, जिसे हम लोग अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते. वी डू रिक्वायर सम पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स. उसके थ्रू हम उसको इन्वेंट करते हैं, वो किधर है, कैसे बैठा है, कैसे घूम रहा है, उसकी नेचर क्या है, सारी ब्ला ब्ला बातें हम ऐसे जानते हैं. ठीक है. तो क्वांटम नंबर्स क्या है मैम? तो मैंने फिलहाल जैसे बोला क्वांटम मतलब होता है एक छोटा पार्टिकल. तो अब उस छोटा पार्टिकल जिसे हम स्टडी करने वाले हैं डिटेल के अंदर, वो है इलेक्ट्रॉन. वो कौन है बेटा? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि हम अपना एड्रेस गूगल करने के लिए या किसी और का एड्रेस गूगल करने के लिए थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं. कैसे स्टार्ट करते हैं? कंट्री, स्टेट, स्टेट के बाद हमारा वो कौन सी सिटी है, सिटी के बाद हमारा हाउस नंबर. 4 स्टेप्स में हम अपने आप को या किसी और अपने फ्रेंड को गूगल करते हैं. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस जानने के लिए भी हमें 4 स्टेप्स की जरूरत पड़ती है. उन 4 स्टेप्स को मैंने आपको सिखा दिया है. पहले हम इलेक्ट्रॉन्स का शेल बताते हैं, शेल के बाद उसका सबशेल बताते हैं, सबशेल के बाद उसका ऑर्बिटल बताते हैं, और ऑर्बिटल के बाद इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताते हैं. क्या बताते हैं बेटा? स्पिन बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज. जब हम इन 4 बातों को इलेक्ट्रॉन के बारे में बता देते हैं तो यानी हमने इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस आपको दे दिया है. इज दैट क्लियर बेटा? तो इन 4 बातों को बताने के लिए, वो भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल के एड्रेस को बताने के लिए, जो हमने 4 स्टेप्स अभी बोले हैं उनको बताने के लिए 4 नंबर्स का इस्तेमाल होता है. उन्हें हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स. समझ में आ गई बात? और उन क्वांटम नंबर्स को हम लोग लिस्ट करते हैं राइट नाउ, एंड लेट्स नेम देम. सबसे पहला होता है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर. एजीमुथल क्वांटम नंबर. तीसरा होता है बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. और थर्ड होता है बेटा हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर. to figure out where an electron is present inside an atom, to rightly reach to its address, to rightly reach to its point, we should know the 4 steps: shell of the electron, subshell of the electron, orbital of that electron, and the electron spin. For that we require, इन चारों बातों को बताने के लिए हमें 4 नंबर्स को जानना पड़ता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स. और उनके नाम क्या क्या हैं बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum. Got it? तो जो चीज अब आपको ऑलरेडी पता है, लेट्स यूनोमसली उस चीज को एक साथ देखें जरा. यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स यू अबाउट द शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन. शेल के बारे में ये बताएगा. ये किसके बारे में बताएगा बेटा? सब शेल के बारे में. जो तुमने स्टेप्स याद मैंने आपको करा दिए वही मैं यहाँ पे दोबारा लिखने वाली हूँ. गॉट इट? ये बताएगा आपको ऑर्बिटल के बारे में, और ये बताएगा आपको स्पिन के बारे में. गॉट इट? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम बेटा स्मॉल लेटर n से डिनोट करते हैं. एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल लेटर l से डिनोट करते हैं. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल लेटर m से डिनोट करते हैं. और स्पिन क्वांटम नंबर को हम ऐसे लेटर, देखो जरा प्लीज, ऐसा. और इसे हाइट से मत बनाना, इसे छोटा ही बनाना. मगर इसे अगर मैंने कहा स्मॉल लेटर एस से करते तुम ये बनाया होगे, ये गलत हो जाएगा. तो आपको इसको इधर ऐसे ही लिखना है, इस दिस वे ओनली, नॉट दिस वे. ये एस होता है मगर कर्सिव में आ जाता है तो हम इसको हटाएंगे, ये नहीं लिख कर आना. ओके डियर? मतलब थोड़ा मॉडर्नाइजेशन में ऐसे नहीं करना, इसी तरह से लिख कर आना है. NLMS, दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर दीज 4 क्वांटम नंबर्स. गॉट इट बेटा? समझ में आ गई बात? तो द क्वांटम नंबर दैट डिपिक्ट्स द शेल इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, व्हिच डिपिक्ट्स द सबशेल इज azimuthal quantum number, which depicts the orbital is the magnetic quantum number, and which depicts the spin is the spin quantum number. Got it dear? ठीक है. अब जरा आगे की बात करते हैं dear.
अब जरा देखो, आप लोगों ने तो पहले ही ये पढ़ रखा था, बिकॉज इन वॉट एवर क्लास यू हैव फर्स्ट एक्नॉलेज द एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और शेल्स के अंदर घूमते क्या है, मतलब शेल्स के अंदर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, एंड दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। दिस इज व्हाट यू हैव लर्न। तो आप लोग ने साथ साथ बेटा 100%, तब आपके टीचर्स यही तो मार्क कराते थे, n इक्वल्स टू 1 इज नोन एज के शेल, n इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू l, n इक्वल्स टू 3। व्हाट इज दिस n? ये जो n है यही तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। बस तब आपको, मैं आपको बताती हूँ, 100% ये नाम वहां पे मेंशन होता है, आपकी बुक्स में नाम मेंशन होता है कि n इज, ये जो n आपने यहाँ पे मार्क किया है, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लेकिन क्योंकि तब आप बहुत छोटे होते हैं तो टीचर्स इस बात को इग्नोर करके आपको आगे बढ़ाते हैं, तो वो लोग इस लेवल पे आपसे बात नहीं करते हैं। लेकिन ये आपने 100% फॉर श्योर कभी बचपन में जब भी फर्स्ट टाइम ये पढ़ा है, एन से डिनोट करते हैं, 1 2 3, तब ये नाम लिखा होता है वहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बट उस समय आप लोग की अभी नॉलेज इतनी नहीं होती कि आप इतना जान पाए, इसलिए उस चीज को बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर नहीं दिया जाता आपको याद कराने के लिए। अब तो समझ में आ गया, कुछ नया पॉइंट नहीं था, जो आप पहले से पढ़ के आए हो वही चीज है। अब बेटा ये जो नंबर्स हैं NLMS, इन्हें हम लोग एक चार्ट फॉर्म में पढ़ना शुरू करेंगे, तो काइंडली लेबल देम एज, आप हॉरिजॉन्टल रजिस्टर कर लीजिएगा अपना, और फिर जाके इसे लिखिएगा क्योंकि बड़ा चार्ट बनेगा। गॉट इट? और थोड़ा गैप देना बेटा, मैं तो रब कर सकती हूँ, फिर आपके पास स्कोप नहीं होगा रब करने का, तो प्लीज जरा कॉलम्स में बनाइएगा इसे। एस को सबसे कम स्पेस देना, बाकी सबको ज्यादा देना। एन को भी कम स्पेस दे सकते हैं, बाकी सबको आप ज्यादा दे दीजिए। एल और एम को मतलब स्मॉल एल और स्मॉल एम को ज्यादा दीजिए, और एन और एस को, स्मॉल एन स्मॉल एस को आप छोटा दे सकते हैं। अब देखो मैं एक करूंगी, बाकी सब आप खुद कर लो। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। स्मॉल एन इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लिखने में बिल्कुल भी लेजीनेस मत दिखाइएगा, जितना लिखोगे उतना अच्छा याद हो जाएगा बेटा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजमेटल क्वांटम नंबर l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, और स्पिन क्वांटम नंबर s। नाउ दिस टेल्स यू अबाउट द शेल। ये आपको बताता है सबशेल के बारे में, ये आपको बताता है ऑर्बिटल के बारे में, और ये आपको बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। जब n 1 के इक्वल होता है तो हम इसे कहते हैं दिस इज के शेल। जब n 2 के इक्वल होता है हम इसे कहते हैं एल शेल। आप लोग ऐसे 5 तक बना लेना, 3 4 5, ये आपको करना है। 3 4 5 ये अभी बाद में बना लेना, कोई बात नहीं, पहले जरा ये दो कंप्लीट करते हैं। ओके, देन फॉलो अप द चार्ट। अब सुनो बच्चे, एन का जो नंबर है के शेल के लिए वो है 1, तो एल एक ही पाया जाएगा, एक ही होगा। और एल को हम कैसे डेजिग्नेट करते थे, स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी, स्मॉल एफ, स्मॉल जी, स्मॉल एच। रिमेंबर दैट बच्चे? तो अगर के शेल का नंबर 1 है तो उसके अंदर एक ही सब शेल पाया जाएगा, एंड दैट इज एस। एल का नंबर अगर 2 है तो कौन पाया जाएगा, कम ऑन टेल मी? एस और पी। चलो अब एम का शेल अगर 3 है तो क्या पाया जाएगा, एस पी डी। करते जाओ, एम भी आप लिख लो, चलो कर लो, मैं भी कर रही हूँ, नेक्स्ट पेज पे कर लीजिए आप। मैं 4 तक कर रही हूँ, आप 5 के लिए भी कर लीजिएगा। डन? ठीक है। अब सुनो बच्चे, जो नई बात है,
जो मैंने अभी आपको पहले नहीं सिखाई वो अब यहाँ पे सीखिए। जैसे कि हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि एन लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि हमें शेल के बारे में बताता है, उसे दो चीजों से रिप्रेजेंट किया, अल्फाबेट से भी और नंबर से भी, इजंट इट देयर? उसी तरह से हम एजमेटल क्वांटम नंबर जो स्मॉल लेटर एल से रिप्रेजेंट होता है, जो सबशेल के बारे में बताता है, उसको हमने अभी अल्फाबेट से तो रिप्रेजेंट कर दिया, S P D F G H, मगर ये हर अल्फाबेट भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और वो नंबर स्टार्ट होंगे जीरो से, होल नंबर से बेटा, जीरो से स्टार्ट करोगे। अगर एस है मतलब उसका नंबर होता है जीरो हमेशा, पी मतलब वन, डी टू, एफ थ्री, ये फोर और ये फाइव, 0 1 2 3 4 5 जीरो से स्टार्ट हो गए, यानी एस का मतलब अगर जीरो, यानी एक में मेरी बात समझो, सपोज तुम्हें कोई कह दे एल इक्वल्स टू जीरो, एल मतलब ये वाला एजमेटल क्वांटम नंबर, ये वाला एल इक्वल्स टू जीरो, तो आप समझोगे ठीक है मैम, इसका मतलब ये है, जीरो का मतलब जीरो मैचेस विद एस, यानी ये एस सबशेल है मैम, ऐसे करके तो समझ में आ गई बात। अब बताओ यहाँ क्या नंबर आएंगे, जीरो और वन, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट आप जानते हैं, समझदार हैं, क्या लिखेंगे, जीरो वन, और यहाँ क्या आ गया, ठीक है, यहाँ लिखो, बताओ, 0 1 2 3, बाकी आप लिख लीजिएगा। ओके, डन दिया, ठीक है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में बात करते हैं बेटा, ठीक है। अब जरा सुनिएगा, मैंने आपको अभी क्या सिखाया था, अगर s का है तो उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, यानी मैंने ऐसे सिखाया था, S P D F G H, मैंने ये बोला था। तो मैंने कहा था ऑड नंबर में याद रखना, s के अंदर कितने बेटा ऑर्बिटल, वन, इसके अंदर, ये मैं ऑर्बिटल्स कर रही हूँ, ठीक है, कभी कंफ्यूज हो जाओ आप लोग, s के अंदर एक ऑर्बिटल, p के अंदर थ्री, d के अंदर पांच, f के अंदर सेवन, g के अंदर 11 एंड सो ऑन, नाइन, सॉरी, नाइन इधर, 11 फॉर h, इजंट इट देयर, ऐसे चलता चला जाएगा। तो अब आप एक बात बताइए, इन ऑर्बिटल्स को हम बॉक्सेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैंने ऐसे आपको समझाया था ना कि ऑर्बिटल क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन जिस रूम में रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिटल, जहां पे इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की संभावनाएं, प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। तो यहां पर हम लोग, जैसे हमने बोला, एस के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, वन ऑर्बिटल इज फाउंड इन एस, तो उसके लिए मैं एक बॉक्स बना के यहाँ छोड़ दूंगी, दिस इज हाउ। एस के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल, मगर पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, थ्री, तो मैं यहाँ पे तीन बॉक्सेस बनाऊंगी, एक दो तीन, एस, आई बात समझ में, जिसके अंदर जितने ऑर्बिटल होते हैं आप उन्हें हॉरिजॉन्टली एक 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 करके मल्टीप्लाई करते चलो, यानी एस के अंदर एक होता है, पी के अंदर तीन ऑर्बिटल है, तो एक दो तीन, इज दैट क्लियर? चलो बनाओ, इसके अंदर मैं बनाऊंगी एक बॉक्स, पी के अंदर मैं बनाऊंगी तीन बॉक्सेस, आई सपोज नाउ यू आर क्लियर। अब बताओ डी के अंदर कितना होता है, डी के अंदर कितने बॉक्स बनाऊंगी, फाइव, दैट्स ट्रू, फाइव बेटा। एस के अंदर एक, पी के अंदर तीन, 1 3 5 7, 1 3 5 7, प्लीज डू रिमेंबर दिस वे, और एफ के अंदर अब बनेंगे सेवन, 1 3 5 7, नाइन होंगे तो नाइन बना देना आगे, 11 हो तो 11 बना देना आगे, मैं फिलहाल फोर तक करा रही हूँ, आप चाहें तो ओ शेल के लिए भी काम कर सकते हैं।
नाउ ये मैंने आपको बताया नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो किसी सबशेल में पाए जाएंगे। sp-df-g में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? तो s के अंदर एक होता है कुल मिला के, p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, d के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, f के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, g के अंदर 9 ऑर्बिटल्स होते हैं, h के अंदर 11 ऑर्बिटल्स होते हैं, सो ऑन वी मूव विद इट। इजंट इट देयर? अब सुनो प्लीज, जरा यहाँ पे देखो, हाउ टू डेजिग्नेट एन ऑर्बिटल। किसी भी एक ऑर्बिटल, एक बॉक्स को, जिसे मैं बॉक्स बोल रही हूँ उसे आप बॉक्स मत बोलिएगा, उसे आप ऑर्बिटल बोलिएगा। तो किसी भी ऑर्बिटल को अगर डेजिग्नेट करना है कैसे करते हैं? यू हैव टू टेक द नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी 1, एंड यू हैव टू टेक द अल्फाबेट ऑफ एजमेटल क्वांटम नंबर यानी एस इधर। तो ये 1s हुआ, इसे हुआ 1s कहेंगे, इसे कहेंगे 2s, इस वाले को तो ये होगा 2s। तो इसे क्या कहूंगी बेटा? 2p। ये तीनों 2p हैं, और देखो कैसे वाले 2p हैं, जरा सुनो। इसे कहेंगे 2px, इसे कहेंगे 2py, इसे कहेंगे 2pz। ये तीनों को अलग अलग बोलने का तरीका है, क्योंकि ये 3 एक्सिस में, एक्स ये 3 डायमेंशनल है ना बेटा, हम तो बॉक्स बना के छोड़ रहे हैं, हम तो कॉपी पे पढ़ रहे हैं, मगर एक्चुअली ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, रीजन्स है। तो इनको हम बोलते हैं 2px, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, 2py ये y एक्सिस के अलोंग होगा, 2pz मतलब z एक्सिस के अलोंग होगा। इज दैट क्लियर? तो इनको नाम करने का भी ये तरीका है, जब मैं आपको इनके डायग्राम दिखाऊंगी तो वो भी दिख जाएंगे, पर अभी फॉर द टाइम बिंग पहले जरा इनका लिटरेचर पूरा कर ले। ओके, 2px, 2py, 2pz। डन? इसे क्या बोलूं बताओ? 3s, इसे 3p, इसे, हाँ दैट्स राइट 3d। इसे बताइए 4s, 4p, 4d, 4f। अब इनको भी बॉक्सेस को अलग अलग बोला जाता है, वो आई टीच यू, नॉट नाउ, अभी थोड़ी देर में। पहले एक मिनट यहाँ बताओ, 3p वाले को इधर क्या बोलूं? 3px, वेरी गुड, 3py, 3pz। ऐसी बेटा 4p वाले को 4px, 4py, 4pz। अब मैं 4d, 4f ये और या फिर 3d अभी बताऊंगी, लेकिन अभी रुक कर, ठीक है, विल टॉक अबाउट दैट। पहले जरा मैं मेन मेन बातें आपको बता। डन बच्चों? अब सुनो, क्वेश्चन आता है 1s orbital is possible. What about 1p, 1d, 1f, 1g? Are they possible? नहीं। बस यहीं से आपके क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, समझिए। वो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे, क्या 1p पॉसिबल है? आप कहोगे नहीं, 1 के अंदर तो एक ही बन रहा है 1s, 1p नाम की कोई चीज नहीं है, 1d कुछ नहीं है, 1f क्यों नहीं है, 1g कुछ नहीं है। और कोई पूछे क्यों नहीं है, क्योंकि के शेल के अंदर जो हमारे पास सबशेल होता है वो एक ही पाया जाता है, और एक सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, दैट्स व्हाई वी डोंट हैव 1p, 1d, 1f, 1g। वी डोंट हैव दैट थिंग। समझ में आ गई बात? तो यहीं से आपका आंसर लिख लेगा। फिर से मैं पूछती हूँ, जरा सुनो। वो कहे 2s पॉसिबल, 2p पॉसिबल, इफ दे से 2d नॉट पॉसिबल। डी यहाँ पे मिसिंग है ना बेटा, तो इसका आंसर यहीं से दोगे, बिकॉज फॉर एल शेल n equals to 2, the azimuthal quantum numbers which are present are s and p, 0 and 1, and there is no d element present, that's why we don't have 2d। समझ में आ गई बात? ये चार्ट ही आपको आंसर दे देगा कि क्यों नहीं है। ठीक है, तो आप कहोगे क्योंकि उसके लिए सबशेल नहीं होता, उसके अंदर सेकंड वाले के अंदर सिर्फ एस और पी सबशेल होते हैं, डी नाम का सबशेल है ही नहीं, तो 2d नाम की चीज नहीं बनने की। इज इट क्लियर डियर? समझ में आ गई बात? ऐसी अब आगे बताओ, 3s, 3p, 3d पॉसिबल है, मगर 3f पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एफ सबशेल इज नॉट देयर। ठीक है, फॉर, हाँ फॉर एम शेल या फॉर n इक्वल्स टू स्मॉल n इक्वल्स टू 3 वाला नंबर के लिए। गॉट इट डियर?
और यहाँ पे SPDF है मगर G नाम की चीज है। ओके डियर, इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? अब जरा सुनो आगे। बेटा जैसे हमने कहा कि ये सब अल्फाबेट और नंबर दोनों से रिप्रेजेंट होते हैं, तो अब जरा इनके अल्फाबेट और नंबर की बात कर ले। भाई वो तो हमने ऐसे लिख दिया डेजिग्नेशन 1S 2S 2PX 2PY 2PZ। ये नंबरों के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं? नाउ लिसन, जीरो को नंबर लाइन पे रखो, ठीक है? तो जीरो को जब मैंने नंबर लाइन पे रखा तो व्हाट आई मीन टू से, जीरो का मतलब जीरो ही हुआ। जीरो के आगे नहीं जाना, जीरो के पीछे नहीं जाना। तो यहाँ पे ये जो एक बॉक्स बना, अगर मैं इसका नंबर रिप्रेजेंट करूं तो ये जीरो नंबर रिप्रेजेंट करता है बेटा, ठीक है? ऐसी एस के लिए जीरो नंबर है, नंबर लाइन पे रखो तो यानी जीरो नंबर रिप्रेजेंट करता है। व्हाट आई मीन टू से इज, जैसे ये नंबर लाइन है, तो अगर मैं कहूं इस जीरो को प्लस मान लो, इस जीरो को माइनस मान लो, इस वाले जीरो को, तो आप कहोगे ओके मैम प्लस जीरो, तो भी मैं यहाँ प्लॉट करती। मैम माइनस जीरो होता तो मैम हम तब भी यहाँ पे प्लॉट करते, इजंट इट डियर? तो कोई रेंज थोड़ी हुई, प्लस जीरो या माइनस जीरो, जीरो ही तो हुआ। आपको हर नंबर के लिए उसका प्लस और माइनस बना के देखना होगा। जैसे अब ये नंबर है 1, पी के लिए नंबर क्या है बेटा? 1। चलो इसका प्लस बनाओ, इसका माइनस बनाओ, बनाओ जरा। आप कहोगे मैम +1, ठीक है, और एक क्या बनाओगे? -1। इसका प्लस बनाओ, इसका इसका माइनस बनाओ। अब बताओ इसके बीच में नंबर कौन कौन से आते हैं? -1, 0, +1। तो एक रेंज बन गई ना, -1, 0, +1। ये तीन बॉक्स ये होते हैं बेटा, -1, 0, +1। समझ में आई बात? अच्छा सुनो, एक मिनट, अभी इन बॉक्सेस के अंदर मत लिखना, बाहर लिखना। आई हैव अ रीजन फॉर दैट। ऐसे लिखना -1, 0, +1। मतलब ये समझ जाना हर बॉक्स एक नंबर है। अब समझ में आया जीरो के लिए मैंने जीरो क्यों लिखा? क्योंकि +0 -0 के बीच में कोई नंबर नहीं आता, मगर -1 और +1 के बीच के अंदर एक नंबर आता है, जीरो, इसलिए ये हुआ -1, 0, +1। बोलो समझ में आई इतनी बात? ठीक है, अब जरा नेक्स्ट पेज पे आते हैं, जरा करो। इसके लिए जीरो के लिए नंबर लाइन जीरो, तो जीरो के लिए तो ये जीरो ही रहा बेटा। अब इधर बता 1 के लिए -1, 0, +1। इसके लिए बता बेटा 2 के लिए। वेरी गुड, -2 से +2 तक के सारे नंबर गिन दो। -2, -1, 0, +1, और ये हो गया +2। अब देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5, जितने बॉक्सेस हैं उतने ही नंबर निकल के आएंगे। समझ में आ रही है बात? चलो देखो, जीरो के लिए जीरो, 1 के लिए -1, 0, +1, 2 के लिए कम ऑन गो ऑन, -2, -1, 0, +1, +2। अब बता बेटा 3 के लिए -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। अब आई बात समझ में? नंबर लाइन से मेरा क्या मतलब था? हर एक का प्लस और माइनस मान लो, और उसके प्लस से माइनस तक के बीच में जो नंबर्स दिखे उन्हें रिप्रेजेंट कर दो। इस तरह से आपके बॉक्सेस के नंबर रिप्रेजेंट हो जाते। इज दैट क्लियर बेटा? समझ में आई ये वाली बात? ठीक है, मैं आए, कर लिया इतना? अच्छा अब सुनना, लास्ट पे आते हैं हम एस के अंदर। हर एक ऑर्बिटल के अंदर बेटा, इज इट सिंगल ऑर्बिटल और इट हैज मल्टीपल ऑर्बिटल्स? इधर जिसे मैंने हाईलाइट किया है, सिंगल ऑर्बिटल, गॉट इट? एक ऑर्बिटल के अंदर, यानी फिलहाल इसे एक रूम मान लेते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, 3 नहीं होंगे। मैम एक हो जाएगा, और मैम कोई भी ना हो इलेक्ट्रॉन चलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉक्स के अंदर बैठे हुए हैं, डन। एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, डन। मैम कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बैठा हुआ, डन। खाली है, कोई बात नहीं। लेकिन ये कभी नहीं कहोगे कि मैम 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल। एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल के अंदर सीटेड हो सकते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? समझ में आ गई बात? और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे, प्लीज मेरी बात सुनो एक मिनट, अभी कॉपी कर लेना।
जैसे ये एक ऑर्बिटल है बेटा, आई एम सेइंग दिस इज एन ऑर्बिटल, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, मैक्सिमम इसे पूरी तरह से फुल अप कर देते हैं, ठीक है। तो आप बताओ फिलिंग करेंगे तो कितने आ सकते हैं इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन। तो देख बच्चे मैं कैसे लिखूंगी, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एरो की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन दूसरी डायरेक्शन में बनाएंगे। मैम व्हाई आर वी डूइंग दैट, नाउ लिसन टू मी केयरफुली। इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन 2 तरीके के होते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर तुमने ऐसे बनाए तो तुम कह रहे हो मैम ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं दोनों एक डायरेक्शन में घूम रहे हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट जो आप लोग कह रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी ऐसे घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन भी ऐसे घूम रहा है, लेट्स से ऐसे घूम रहे हैं, दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है। अब सोचो ये दोनों जो हैं एक दूसरे से टकराएंगे या नहीं, 100% बेटा, नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर, अल्टीमेटली ये क्या करेंगे, एक दूसरे से टकराते रहेंगे, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल स्टेबल नहीं होगा, यानी अगर ऐसा हुआ भी होगा ऑर्बिटल नाम की चीज बनी नहीं होगी, क्योंकि जो टकराते हैं वो एक दूसरे को दूर फेंक देंगे। तो फिर जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है ही नहीं, इनके अंदर बैठ ही नहीं पा रहे, इनके अंदर टिक नहीं पा रहे हैं, तो ऑर्बिटल नाम की चीज बनेगी ही नहीं। सिमिलरली अगर तुम ऐसे कर लो, मान लो हम कहने कि ये दोनों क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, इस तरीके से घूम रहे हैं, तब भी ये दोनों टकराएंगे एक दूसरे से, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, दे वुड नॉट बी एबल टू स्टे टुगेदर, एंड इफ दे आर नॉट स्टेइंग टुगेदर देन ऑर्बिटल नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसलिए ये कंक्लूजन निकला बेटा कि ऑर्बिटल के अंदर अगर वो मैक्सिमम ऑक्यूपाइड है वो ऑर्बिटल, तो मैक्सिमम वो 2 इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाइड होगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन समझ लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चाह रहा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा होगा। अब सोचो, आपको मैम ये टकराएंगे नहीं, देखो कैसे टकराएंगे, ये इलेक्ट्रॉन आया आया ऐसे आया, सपोज देखो ये इलेक्ट्रॉन भी मान लो ऐसे आया, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक दूसरे को फेस करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, ये इसको ये धक्का मारेगा, इसको ये धक्का मारेगा, इसे धक्का मारा ये यूं आ गया, और इसको इसने धक्का मारा तो ये यूं आ गया, दोनों के रास्ते बदल गए। तो इनकी ये रिपल्शन नेचर ही इनको रास्ता बदलने में मदद कर रही है। तो दे आर नॉट लाइक मूविंग अपार्ट, वो बिल्कुल भाग नहीं रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे से दूर नहीं हो गए हैं। तो दिस इज हाउ दे स्टे टुगेदर इन एन ऑर्बिटल। दैट्स व्हाई वी से जब भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉनों को सीटेड करो, 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करो, तो एक का एरो अप करना, एक का एरो डाउन करना। एरो अप एरो डाउन का मतलब होता है अपोजिट स्पिन्स, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज। कोई कहे क्या ऐसे पॉसिबल है, कहना नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, वो पूछेंगे क्या इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर रह सकते हैं, देन यू से नॉट पॉसिबल। ओनली देयर इज सिंगल पॉसिबिलिटी फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स टू स्टे टुगेदर इन एन ऑर्बिटल, दैट इज टू हैव अपोजिट स्पिन्स, व्हिच इज एरो अप एरो डाउन। बोलिए समझ में आ गई बात। इस एरो अप को हम +½ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और एरो डाउन को हम -½ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक मतलब मान लिया है, इसका कोई बेस नहीं है। आप चाहें तो +½ को डाउन एरो से रिप्रेजेंट कर दें, और एरो वाले जो ऊपर वाला ये वाला एरो है, इसे -½ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कंपटीशन में तो चल जाएगा, मगर आप अभी 11th स्टैंडर्ड में हो, मतलब यू आर बिगनर्स, तो आपको टीचर्स ऐसे ही पढ़ाएंगे कि +½ को क्लॉकवाइज मान लो और -½ को एंटी क्लॉकवाइज मान। इज दिस क्लियर बेटा, समझ में आ गई बात। बोलिए कोई प्रॉब्लम इसके अंदर। तो जरा 1 मिनट, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर लिखो, देखो ऐसे +½ -½ अब इस वाले के अंदर देखो +½ -½ इसके अंदर अब देखो यहाँ 3 बॉक्सेस हैं, हर एक के अंदर +½ होगा, हर एक के अंदर -½ तो कैसे लिखोगे, देखो +1/2 -1/2 कॉमा, ये एक बॉक्स के लिए हो गया, दूसरे बॉक्स के लिए +1/2 -1/2 कॉमा, फिर तीसरे बॉक्स के लिए +1/2 -1/2, एंड दिस इज ऑल। कॉमा कर करके हर एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का हाफ रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते चले जाओ। मैम why half number we have selected, we have no proof of it, we have no kind of a theory behind it, it's just an arbitrary number, मन पे बस ले लिया, ऐसे ही ले लिया, इस नंबर को हाफ ले लिया। इतने नंबर्स हो रहे थे 1 2 3 4, इसलिए इसे फ्रैक्शनल में ले लिया, बट इट हैज नथिंग टू डू विद द मैथमेटिकल पार्ट। कभी आप बहुत बड़े वो बन जाए और आप इसे 0.5 लिखाएं, आपको 0 ही मिलेगा, 0.5 भी उसके साथ नहीं मिलने का।
ठीक है, तो डोंट से हाफ इज 0.5, यहाँ पे हम मैथमेटिक्स अप्लाई नहीं कर रहे, इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, गॉट इट डियर? वी हैव नो क्लासिकल थ्योरी बिहाइंड इट, वी हैव नो रूल्स और रेगुलेशंस बिहाइंड इट, इज दैट क्लियर डियर? ऐसी बेटा आप इस पेज के लिए भी कर सकते हो, हर बॉक्स के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, समझ में आ गया ना? एंड दिस इज हाउ यू हैव टू कैरी आउट। यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे इस वाले में, प्लस हाफ माइनस हाफ के? 7, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ सो ऑन, तो आपके 7 पेयर्स बने। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? आज सिर्फ इसे रिवाइज कीजिएगा जितना मैंने आज आपको ये पढ़ाया है, और कल हम इसे फिर से रिवाइज करके फिर आगे बढ़ेंगे। इट्स जस्ट दी स्टार्टिंग डियर, इट्स जस्ट दी स्टार्टिंग, वी हैव लॉट मेनी थिंग्स टू डू इन इट एंड वी विल डू दैट, एंड दैट्स द इजीएस्ट पार्ट टू कवर अप इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम नंबर्स। गॉट इट डियर? तो कल हम इसे कंटिन्यू करते हैं। दिस इज ऑल डन फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ ऑल विल फॉलो टुमारो। गुड बाय फॉर नाउ।